आज हम बात करते हैं कि ये जो एनल फिस्टुला है, पेरी एनल फिस्टुला है, जिसे भगंदर कहते हैं, इसके दोबारा होने से इसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके रिकरेंस से इसको कैसे बचाया जा सकता है। जब हम इसका इलाज करवा लेते हैं तो फिर ये दोबारा हो जाता है, इसको बोलते हैं रिकरेंस। इसको कैसे बचाया जा सकता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पेरिएनल फिस्टुला होता है, ये पेरिएनल रीजन में पखाने वाला रास्ता जो है उसकी साइड से ये एक ट्रैक सा, एक ओपनिंग सी बनी हुई होती है। पेरिएनल फिस्टुला एक टनल होती है जिसका एक बाहर का रास्ता होता है जो कि पेरिएनल रीजन के साथ खुल रहा होता है, और एक अंदर का रास्ता होता है जो पखाने के अंदर खुल रहा होता है। आज हम बात करेंगे कि इसको दोबारा होने से कैसे बचाया जाए, इसके रिकरेंस से इसको कैसे बचाया जाए। ऐसे अवामिल कौन से हैं जिस पर अगर हम अमल करें तो इसको हम दोबारा होने से बचा सकते हैं। पहले तो ये कि इसमें जो इन्फेक्शन हो रही है हम वो इन्फेक्शन ना होने दें। जो ये बनता है इस वजह से ही है ना, जब एनल ग्लैंड्स जो होते हैं जो पखाने के अंदर नलकी में होते हैं, वो जब इन्फेक्शन होती है उसमें से पस बनती है तो वो फिर रास्ता बनाते हुए जेल से बाहर निकल आते हैं और पेरिएनल फिस्टुला बनता है, पेरिएनल फिस्टुला या भगंदर बनता है। और इसलिए बेहतर है कि जो इन्फेक्शन है हम उसको कंट्रोल करें। दूसरे जो इसके रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि क्रोन डिजीज़ है। क्रोन डिजीज़ अंतड़ियों की एक बीमारी होती है, उसमें भी ये है कि बहुत सारे फिस्टुला बन जाते हैं इस एरिया में। अगर हम उस बीमारी को ठीक नहीं करेंगे तो फिस्टुला बार बार बनते रहेंगे, अगर आप ऑपरेशन भी करवाते रहेंगे तो। फिर ये होता है कि अगर शुगर के मरीज़ हैं तो उनमें अगर फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है तो फिस्टुला की बात की केयर के साथ साथ आपको शुगर का, जो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसका कंट्रोल भी अच्छा होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके और फिस्टुला का इलाज हो सके। फिर ये होते कुछ पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, HIV के पेशेंट्स होते हैं। उन पेशेंट्स में भी क्योंकि सारी जो इम्यूनिटी होती है, जो मुदाफ़ियती निज़ाम होता है वो भी ख़त्म हो चुका होता है, तो हमें पहले उसको जो इम्यूनिटी है वो भी बिल्ड करनी है, तब जाके आपका ये पेरिएनल फिस्टुला की ट्रीटमेंट अच्छी हो सकेगी और परमानेंट हो सकेगी। फिर ये होता है कि एनल रीजन का कैंसर होता है, उसमें जब ये एनल फिस्टुला बनते हैं वो भी बहुत मुश्किल होते हैं ट्रीट करने के लिए, तो उसके प्रॉपर एक पहले उस कैंसर का इलाज करते हैं तो साथ ही ये ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हो गए रिस्क फैक्टर कि आपने रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करेंगे तब ही आपका जो पेरिएनल फिस्टुला की ट्रीटमेंट एक इफेक्टिव होगी। अब हम बात करते हैं कि पेरिएनल फिस्टुला हो गया हुआ है तो आपने इसकी एक जो है कि अर्ली ट्रीटमेंट करवानी है, टाइम पर इसका इलाज करवाना है और सही इलाज करवाना है। टाइम पर इलाज कराने का ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने अर्ली ट्रीटमेंट कराई, जल्द डायग्नोसिस हो गया, जल्द तशखीस हो गई, तो आपने वेट नहीं करते रहना। आप तो ये समझ रहे होंगे कि सिर्फ कपड़े भर रहे हैं, थोड़ा सा रेश आ रहा है, थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, थोड़ी सी पस आ रही है, लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुजरता जाता है ये अंदर रास्ते 2 या 3 या 4 रास्ते आगे बन जाते हैं। तो जब आप तो फिर ये चैलेंजिंग हो जाता है, सर्जन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है और पेशेंट तो वैसे ही सफ़र करेगा जितना टाइम गुजरता रहेगा। 10-15 साल तक अगर आप वेट करते रहेंगे तो यही जो पेरिएनल फिस्टुला होता है ये कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। जल्द इलाज करवाएंगे, एक रास्ता होगा, उसको जो सर्जन है वो उसको सही तरीके से उसको निकाल सकेगा, सारे का सारा ट्रैक जो होती है, सारी की सारी टनल होती है वो निकल जाती है। अगर आप लेट इलाज कराएंगे तो ये अंदर घुस जाता है, जो पखाने को कंट्रोल करने वाले पट्टे होते हैं उनके ऊपर चला जाता है। तो जब तक फिर आप पखाने वाले जो पट्टे हैं उनको ना काटा जाए या उनका कोई और तरीका इलाज ना किया जाए तो फिर उस वक्त तक ये ठीक नहीं होता, पूरा नहीं निकल सकता। और इसमें दूसरा पॉइंट था कि इसके सही इलाज होना चाहिए, करेक्ट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? अब आपको पता है लो लाइन फिस्टुला होते हैं उसमें तो आप फिस्टुलेक्टमी कर देंगे, सारे का सारा ट्रैक निकाल देंगे क्योंकि ये उन पट्टों में से नहीं गुजर रहा होता जो पखाने को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर हाई लाइन फिस्टुला है उसमें आप सिर्फ फिस्टुलेक्टमी करवा देंगे, सारी कटवा देंगे, तो उससे क्या होगा, पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। पखाना, आप बैठे होंगे महफिल में, बैठे होंगे कहीं बाहर बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, घर बैठे हैं, पखाना खुद निकल जाएगा। और हाई लाइन फिस्टुला अगर उसको सही प्रॉपर इलाज अगर उसका कराना है तो फिर हम, अगर अर्ली इलाज ना हुआ तो फिर हम सारा ट्रैक नहीं निकाल सकते, उसके लिए फिर एक और लंबा प्रोसीजर हो जाता है जिसको सीटोन बोलते हैं, जिसमें हम फिर धागा गुजार देते हैं। जो हिस्सा पखाने वाले पट्टों के करीब होता है वो तो हम काट देते हैं, फिस्टुलेक्टमी करते हैं। और इसमें फिर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। फिस्टुलेक्टमी के साथ साथ वो हिस्सा जो पट्टों में से गुजर रहा है उसमें से धागा बाहर से गुजार के पखाने के अंदर जो रास्ता नाली होती है वहाँ से निकाल के फिर हमें धागा बांधना पड़ता है। फिर ये इलाज बहुत लंबा हो जाएगा। फिर जब ये धागा यहाँ से लूज होता हुआ बंद, ऊपर से ट्रैक को बंद करेगा, ये धागा जब लूज होगा फिर दोबारा एक दफ़ा ऑपरेशन छोटा सा करवाना पड़ेगा, उसको टाइट करवाना पड़ेगा।
फिर जो है ना इस तरह करते 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 ये पीछे पट्टे बंद हो जाएंगे और रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 या 3 या 4 सर्जरीज करवानी पड़ सकती हैं और कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट करवानी पड़ सकती हैं। फिस्टुलेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, प्लस ये है कि सीटोन आपको धागा लगवाना पड़ सकता है। तो फिर रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप लेट ट्रीटमेंट करवाएंगे, और अगर सही ट्रीटमेंट नहीं होती, जो इसका बेहतर इलाज है वो नहीं होगा, तो फिर रिकरेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप पेशेंट को, आप डॉक्टर को कंसेंट नहीं देते, आप बस आप भी खुश हो जाते हैं कि छोटा सा ऑपरेशन है, इसके बाद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर भी मजबूर होता है, बाज़ दफ़ा इतना बड़ा हुआ होता है तो वो छोटे से ट्रैक निकाल देगा, पीछे रह जाएगा। जब पीछे रह जाएगा, ये टनल की अंदर की दीवार होती है जो पस बना रही होती है, जो पीप बना रही होती है, जो रेशा बना रही है, तो फिर दोबारा होने के चांसेस हैं। तो सही ट्रीटमेंट और वक्त पर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ये बात जहन में रख लें कि जो पेरिनल फिस्टुला होता है ना, इसका जो मुस्तकिल इलाज है ना वो सर्जरी ही है। ऑपरेशन के बगैर ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी जब तक वो ट्रैक नहीं निकलेगा, वो टनल नहीं निकलेगी, इसका इलाज मुश्किल है, ये दोबारा बनाना शुरू हो जाएगा। अब इलाज हो गया हुआ है, तो ऑपरेशन हो गया हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद अच्छी पोस्ट ऑप केयर भी बहुत ज़रूरी है इसको रिकरेंट होने से बचाने के लिए, इसको दोबारा होने से बचाने के लिए। वो अच्छी पोस्ट ऑफ केयर क्या है? शुरू में आप पेन किलर और एंटीबायोटिक्स आप ले लेंगे ताकि इन्फेक्शन ख़त्म हो। दूसरा फिर ये होता है कि वार्म सिट्स बाथ लेने हैं, आपने टब में बैठना है, उसके लिए भी हमारी एक वीडियो है हमारे चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो वार्म सिट्स बाथ सही तरीके से लेने हैं, वो इस एरिए को इन्फेक्शन से बचाएगा। पखाना करने के बाद तो लाजमी बैठना है ताकि यहाँ पे पखाना ना स्टक हो जाए, पखाना जब यहाँ रुकेगा तो इन्फेक्शन होगी। इस एरिया की आपने हाइजीन अच्छी रखनी है। इस एरिया को जब आपने ये है कि क्लीन रखना है, जब आप वार्म सिट्स बाथ ले लेते हैं, इस सारे को ड्राई करके एक गाज पीस, मेडिकल स्टोर से एक गाज पीस मिलेगा, आपने उस गाज पीस को वहाँ रखना है। उससे ये होगा कि आपके जो दूसरे अनस्टरलाइज सा एरिया होता है, जो आपके पेंट होती है, शलवार होती है, वो इसको ना लगती रहे और इन्फेक्शन ना होती रहे। दूसरा ये होता है कि आपने इसकी केयर के लिए है कि इन्फेक्शन कंट्रोल करनी है, जो कि एंटीबायोटिक से कंट्रोल हो सकती है। आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ऐसे काम नहीं करने जिससे इस एरिया पे प्रेशर बढ़े। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हाइड्रेशन लेवल गुड रखना है, और सब्जियों और तरकारियों का इस्तेमाल करना है। इन दोनों कामों से ये होगा कि आपकी जो बावल कंट्रोल होगी वो स्मूथ होगी, जो बावल पैसेज होगी, जो पखाना होगा वो सख्त नहीं होगा, सुद्दे नहीं बन के आएंगे, नरम सा पखाना आएगा, जिसकी वजह से इस एरिया पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब इस एरिया पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो हीलिंग बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से फिर ये बेहतर तरीके से हील हो सकेगा। साथ ये है कि आपने अच्छी डाइट रखनी है। डाइट आपने ऐसी लेनी है जो कि हीलिंग में हेल्प कर सके। आप ऐसी डाइट लें जो इम्यूनिटी को बढ़ा सके, उसमें जिंक का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। आप प्रोटीन डाइट अच्छी ले सकते हैं। अब गोश्त, अगर आप खाली गोश्त लेंगे तो वो फिर बहुत हार्ड से पखाने आते हैं, तो आप उनको सब्जी में मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको डाइट भी प्रॉपर मिले, हीलिंग में भी अच्छी हो, लेकिन यह है कि आपका पखाना जो है वो नरम आना। हम बात करते हैं क्या फिस्टुला जो है, ये जो पेरिनल फिस्टुला है, दोबारा उसी जगह पे हो सकता है? बिल्कुल, ये दोबारा उसी जगह पे हो सकता है। एक कमबख्त ऐसी बीमारी है, अनफॉर्चुनेटली ये उसी जगह पे दोबारा हो सकता है। आपने ऑपरेशन कराया है, लेकिन आपने सही इसका प्रॉपर आपने पोस्ट ऑप केयर अच्छी नहीं रखी है, तो इस एरिया में दोबारा इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगी। जब दोबारा इन्फेक्शन शुरू होती है, तो जब इस पेरिनल रीजन में एब्सेस बनती है, तो ये एब्सेस इट टेक्स 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 महीने यूजुअली लग जाते हैं दोबारा ये फिस्टुलस ट्रैक बनाने में। फिर ट्रैक सैक बन जाएगा, नए जगह से रास्ता ओपन हो सकता है। तो अच्छी पोस्ट ऑप केयर होनी चाहिए। तो इसके लिए एक लास्ट में हम बात करते हैं कि फॉलोअप भी अच्छा होना चाहिए। फॉलोअप आप वीकली करवा सकते हैं। जब आपको ज़रूरत महसूस है, आप अपने सर्जन से अपॉइंटमेंट लें और उनसे टाइम लें और आप दोबारा फॉलोअप करवाएं। इस फॉलोअप से ये होगा कि योर सर्जन विल टेक केयर ऑफ योर वुंड, और वो देखेगा कि इस एरिया में दोबारा इन्फेक्शन तो नहीं बन रही है, आपको मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है, आपके ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आपका अच्छा फॉलोअप होगा तो आप रिकरेंस से बच सकते हैं, और जब आप रिकरेंस से बच सकेंगे तो ये इसका एक मुस्तकिल हल हो सकेगा। तो अब ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने आप लोग को बताया है कि
क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसकी पेरिएनल फिस्टुला को रिकरेंट होने से, दोबारा होने से बचाया जाए। तो ये कोई एक ख़ास एक जगह नहीं होती, प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ मिल के ये सारा काम कर रही होती हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। Please subscribe to our channel and press the bell icon so that we can send you the latest videos.